जो अजीत पवार साहब ने एक चीज कही वो मुझे थोड़ी घटिया लगी। उनका कहना था कि 58 साल की एज रिटायरमेंट की मतलब महाराष्ट्र में है, 60 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट में है, बीजेपी में 75 साल की है, तो हमारे यहाँ ये 82 साल, फिर कहने 82 नहीं 83 साल के हो गए हैं, ये क्यों नहीं रिटायरमेंट ले रहे हैं, इनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, ये इस्तीफा लेके वापस ले लेते हैं। मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सस्ती बात थी। आज एनसीपी जहां पे भी है, जो भी है और जितने भी लोग हैं, उसमें शरद पवार का हम सब लोगों को याद है जब 2019 में बारिश में भीगते हुए शरद पवार जब अपना प्रचार कर रहे थे, तब अजीत पवार को नहीं याद आई थी कि आपकी उम्र हो गई, आप घर जाके बैठिए, प्रचार हम कर लेंगे। जब वोट आए तो शरद पवार, और जब वोट निकल जाए, और दूसरा एक उनकी अजीब सी लॉजिक थी कि हमें अगर पद नहीं मिलेगा तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। मतलब पद नहीं मिलेगा तो कौन सा काम नहीं कर पाओगे भाई? आप एमएलए हैं, आपको एमएलए के भी बहुत काम होते हैं, विधानसभा में आपका काम होता है, विपक्ष का एक रोल है इस लोकतंत्र में। खैर, मैं सुजीत नायर साहब का बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, स्वागत करता हूं। और सुजीत नायर साहब की एक अच्छी बात यह है कि ये वैसे तो अंग्रेजी, मतलब इनकी मूल भाषा तो मलयाली है, अंग्रेजी का चैनल चलाते हैं, लेकिन हम लोगों से बेहतर हिंदी बोलते हैं। इनके हिंदी के जो कुछ शब्द होते हैं उसमें संस्कृत के वर्ड हम लोगों से ज्यादा अच्छे होते हैं, और मुझे हरदम सुन के अच्छा लगता है। थोड़ा सा अपने ऊपर वो भी आता है कि भाई इतने हिंदी अच्छी मैंने क्यों नहीं सीखी। सुजीत नायर साहब, आप तो बंबई में आप लोग रहते हैं, बॉम्बे फिल्म वर्ल्ड है, लेकिन जो बंबई में हो रहा है वो किसी भी एक्शन फिल्म से कम नहीं है। मतलब जिसकी पॉलिटिक्स में थोड़ी भी रुचि है उसके लिए कितने ताबड़तोड़ चीजें चेंज हो रही हैं। थोड़ा एक आपका रिएक्शन, जो मीटिंग हुई, और उसके बाद और चीजों पे चर्चा करेंगे। देखिए सर, ये पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, पवार वर्सेस पवार, ये कॉन्सेप्ट पे आई एम स्टिल डाउटफुल वेदर इट इज पवार वर्सेस पवार और इट इज पवार एंड पवार। ये कॉन्सेप्ट पे मैं डाउटफुल हूं, बिकॉज 2019 में भी ये हमने देखा था, 2019 में भी हमने ऐसे ही सब देखा था कि लोगों को पकड़ के लेके आ रहे हैं, पवार साहब अपने यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस बुला रहे थे, दूसरे जगह पे कॉन्फ्रेंसेस हो रहा था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये कुछ नई बात नहीं है, ये बहुत पहले भी हुआ है और ये अभी वापस दोहरा रहा है। एक नंबर 1 ये। दूसरी बात तो सर, आपको इसका क्रोनोलॉजी देखना पड़ेगा। जैसे कि आजकल हम क्रोनोलॉजी बहुत देखते हैं, तो अपने को इसका भी क्रोनोलॉजी देखना पड़ेगा। सर देखिए, ये जो स्प्लिट हुआ है, इसके स्प्लिट के पहले सुप्रिया सुले जी बैठी थी अजित के घर पे, शी वॉज देयर इन हिज हाउस, और बातचीत हुआ था। बातचीत होने के बाद सब एक तरह से सब डिस्कशन होने के बाद अजित पवार जाके अपना मंत्री पद ले लिया। सो इसमें क्या ऐसा होता है स्प्लिट? एक। दूसरी बात, आपने बहुत इंटरेस्टिंग, सर मैं वो कॉन्फ्रेंस में था, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि उन्होंने बोला कि 83 ईयर ओल्ड रिटायर होना चाहिए। आपने एक अच्छा आंसर दिया कि भाई जब वो बारिश में भीग रहे थे तभी आपको ये लगा नहीं। आपने पूछा, ये सुप्रिया सुले ने नहीं पूछा। सुप्रिया सुले ने बोला कि रतन टाटा भी उतना एज है, तो क्या हुआ? आप आंसर देखिए, आप ये अटैक नहीं है, ये पवार वर्सेस पवार नहीं है। एक वर्ड सुप्रिया सुले ने अजित पवार के अगेंस्ट नहीं बोला है। अजित पवार ने बहुत सारा चीज बोला है, एक वर्ड सुप्रिया सुले ने अजित पवार के अगेंस्ट नहीं बोला है। ये नंबर 1, ये आप गौर से समझना। बाकी सबका दोष है, लेकिन अजित पवार का दोष नहीं है, अगर आप एनसीपी की तरफ से देखेंगे तो। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अजित पवार के खेमे में सबसे बड़ा फोटो किसका था? शरद पवार का। शरद पवार के खेमे में सबसे बड़ा फोटो किसका था? शरद पवार का। सर ऐसा होता है स्प्लिट, पार्टी आपने स्प्लिट किया है, आप बोल रहे हो मैं सिंबल के लिए लड़ रहा हूं, मैं नाम के लिए लड़ रहा हूं। क्या ऐसे होता है स्प्लिट? जबकि अजित पवार भी बोलता है हमारा भी नेशनल प्रेसिडेंट पवार है, और पवार भी बोलता है मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूं। तो ये हो रही बात दूसरी। तीसरी बात, सर हम महाराष्ट्र में पले बड़े हैं, हमने एनसीपी को बहुत नजदीक से देखा है, और मैंने एनसीपी को बहुत सालों से मैं देख रहा हूं। सर वलसे पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, हसन मुशर्रफ, ये सब जो लोग हैं ना सर, प्रफुल्ल पटेल भी, ये सब जो लोग हैं ना, ये वलसे पाटिल जैसा हमको सबको मालूम है कि वो सेक्रेटरी टू शरद पवार, वो शरद पवार के सेक्रेटरी थे। सर वो एक इंच मूव नहीं करते शरद पवार के परमिशन के बिना, एक इंच। ओके,
वो अच्छा, आप बोलोगे कि भाई बाकी सबके ऊपर केसेस है, बाकी सबके ऊपर ईडी वगैरह है। आप दिलीप वलसे पाटिल के ऊपर कुछ केस नहीं है, कोई ईडी नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास। और वो जो कल तक शरद पवार के जब शरद पवार ने रिजाइन किया था, वलसे पाटिल रोए थे ये। और मैं ये कोई 2 साल की बात नहीं कर रहा हूं, 1 महीने भी नहीं हुआ बात को, मेरे पास डेट्स है। वो रोए थे और अभी वो उन्होंने उनको छोड़ के वो ये इनके खेमे में आ गए। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, मैं 4 पॉइंट्स पे मैं बात करना चाहता हूं। एक, जो लोग गए हैं ये लोग 100% पवार लॉयलिस्ट लोग हैं, ये नंबर 1। नंबर 2, अजित पवार को मैंने ये पहले भी बोला था, मैंने 12 अप्रैल को बोला था कि 40 जो लोग अजित पवार के साथ स्प्लिट करने वाले हैं, मैंने 12 अप्रैल को मैंने ये बोला था। और 12 अप्रैल को मैंने ये भी बोला था कि शरद पवार उनके साथ नहीं जाएंगे फॉर द टाइम बीइंग। मेरा कहने का मतलब ये था, और मैं अभी भी बता रहा हूं, ये जो लोग गए हैं, ये जो 40 लोग अभी कम 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 होते जा रहे हैं, ये सब जो है ये गए हैं जरूर है, लेकिन ये डायरेक्टली विदाउट ब्लेसिंग्स नहीं गए हैं। सो ये जो स्प्लिट है ये मेरे हिसाब से ये फैब्रिकेटेड स्प्लिट है। शायद 1.5 साल के बाद पहले बार शरद पवार ने बोला था कि मैंने गूगली फेंका हूं इनके अगेंस्ट, अपने बीजेपी के अगेंस्ट गूगली फेंका था। इस बार बोलेंगे कि मैं यूनाइटेड ऑपोजिशन के अगेंस्ट चाइना मैन फेंका हूं या कोई इंसिंगर फेंका हूं, ऐसे बोल सकता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज व्हाट द फैक्ट इज। आई कैन गो वेल इनटू मच मोर इन दिस एज वी प्रोग्रेस। सर सुजीत साहब, आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा एक चीज और समझना चाह रहा हूं। देखिए, ये सब कुछ उसको वो 2029 तक एक्सटेंड कर रहा है। मैं अभी इमीडिएट जो बीजेपी के हिसाब से, अगर वो 2024 नहीं क्रॉस कर पाएगी तो 2029 दूर की खीर, उसको 2024 भी क्रॉस करना है। 2024 में भी बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सरकार बनानी है, और सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनानी है। ऐसे में मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं, आज की तारीख में जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो 23 सीट बीजेपी जीती थी, 18 सीट शिवसेना, मतलब 23, 18 और 1 नवनीत राणा जी, 42 सीट से इस एनडीए के पास आई थी। आज की तारीख में जो सीट का जहां तक महाविकास आघाड़ी का है, वो 6 सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे, 1 कांग्रेस और 4 एनसीपी, जिसमें से 1 चले गए हैं तटकरे साहब। तो वो 10 लोगों में मैं सिर्फ समझना ये चाह रहा हूं कि बीजेपी, जो हम लोगों को यहां से बैठ के लग रहा है कि बीजेपी इज ऑन अ वेरी स्टिकी विकेट, एनडीए इज ऑन अ वेरी स्टिकी विकेट, उसको 42 सीटें एनडीए को आज की तारीख में रिपीट करना हम लोगों को यहां से बैठ के लगता है कि करीब करीब इम्पॉसिबल। और वो डेस्परेशन है कि अगर वो महाराष्ट्र में फेल होते हैं तो फिर उनका उसको कवर कहीं से नहीं कर पाएंगे। तो शायद वो 2024 का वो डेस्परेशन है। और जो बातें हिमांशु जी ने उठाई हैं एज फाइनेंशियल, वो कि उसको कंट्रोल करना जरूरी है, वहां जीएसटी का कलेक्शन ज्यादा है, इनकम टैक्स, वहां सारे कलेक्शन ज्यादा है, वहां सारे फाइनेंशियल हब है। इन दोनों पे एक संक्षिप्त टिप्पणी आपसे। सर, इसमें ना हमको दो, यू हैव टू लुक एट इट फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव, 2 पर्सपेक्टिव में। एक पर्सपेक्टिव में आप एनसीपी को साइड में रखो अभी, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट ये शरद पवार इज नॉट पार्ट ऑफ दिस प्लान। मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं शरद पवार कुड बी पार्ट ऑफ दिस प्लान, तो एनसीपी को हम साइड में रखते हैं। फिर बाकी बचा कांग्रेस और शिवसेना। मैंने कल रात को तकरीबन 10 बजे मैंने पृथ्वीराज चौहान का इंटरव्यू लिया था, और पृथ्वीराज चौहान ने मुझे ये बताया कि उनका जो है वो दे आर वेरी क्वाइट क्लोज। आई मीन शिवसेना और कांग्रेस का अभी तालमेल काफी अच्छा है। तो उसका मतलब ये होता है कि जो एंटी बीजेपी वोट्स है वो कांग्रेस को जाएगी, और जो एंटी जो शिवसेना के वोट्स है, जो एकनाथ शिंदे इज नॉट सीन एज अ शिवसेना लीडर, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। एकनाथ शिंदे को वो क्लाउट नहीं है जो उद्धव ठाकरे को है, बिकॉज शिवसेना मतलब ठाकरे मतलब अभी उद्धव ठाकरे। सो दैट्स वेरी क्लियर। सो ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या वो पहले जैसे एमबीए तक वो नंबर्स अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे उन लोग, वो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ऐसा कहा जाता है, आई विल रिपीट माई थिंग, ऐसा कहा जाता है, मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि रिसर्च के हिसाब से 22 सीट इस बार एमबीए को जाने वाली थी इन लोकसभा इलेक्शंस, और वो पैनिक स्ट्राइक किया। वो 22 सीट का जो नंबर जब सेंट्रल कमांड को बीजेपी का मिला तो पैनिक स्ट्राइक हुआ, और ये सब उसका फॉलो आउट है।
वो जो 22 सीट का फॉल आउट है। अब हम वो 22 सीट के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो सीट नहीं मिलेगी अगर ये अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। ओके, नाउ ये एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये कि भाई अगर ये जेन्युइनली मान लेते हैं कि पवार वर्सेस पवार है, ये हम जेन्युइनली मान लेते हैं फॉर द टाइम भी। ओके, अगर वो है तो देन पवार जो टू बिल्ड अप फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल और टू स्टार्ट अ न्यू पार्टी, ये सब इतने जल्दी कर पाएंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 1 ये है। मैंने ये क्वेश्चन उनको पूछा था कि क्या वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग टू हैपन। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो एमबीए के पास 2 विक्टिम कार्ड होगा। एक विक्टिम कार्ड होगा उद्धव ठाकरे, दूसरा विक्टिम कार्ड होगा शरद पवार। 2 विक्टिम कार्ड के साथ शायद महाविकास आघाड़ी 22 से ज्यादा सीट्स जीत ले, पर वो नहीं करेंगे। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि मुझे लगता है कि महाविकास आघाड़ी एज ऑन नाउ, टू आंसर योर क्वेश्चन, दे विल डू फेयरली वेल। मुझे नहीं लगता कि पहले जैसा 41 या 42 सीट्स बीजेपी को मिलेगा, ये मुझे नहीं लगता। पर मुझे ये भी नहीं लगता कि जैसे बीच में ये बात चली थी कि 22 सीट्स महाविकास आघाड़ी को आएगा, वो भी मुझे नहीं लगता। सो दोनों तरफ से नंबर्स कम हो जाएंगे, ये मेरी मानना है। दूसरी बात, टू एड्रेस व्हाट हिमांशु जी जस्ट सेड, सी हिमांशु जी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारा फाइनेंशियल कैपिटल फॉक्सकॉन को यहां से निकालकर गुजरात में लेके गए। सो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से जा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे। वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट। ओके, तो ये तो बात सही है, लेकिन हिमांशु जी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड लार्जेस्ट लोकसभा सीट गवर्नर है। हमारे पास 48 सीट्स है। ये जो 48 सीट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि 48 सीट्स में 42 सीट्स एनडीए को गया था पिछली बार। सो ये 42 सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी समीकरण, कोई भी गणित में, कोई भी मैथ में आप ये 42 माइनस करें तो वो डायरेक्ट इफेक्ट होता है भारतीय जनता पार्टी के क्या उनको बोलते हैं, यू नो दैट मेजॉरिटी पे या उनके जो वोट सीट्स पे। तो दैट इज व्हाई महाराष्ट्र इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, महाराष्ट्र में बहुत वॉलिटिलिटी हुआ है लीडरशिप में। महाराष्ट्र में बीजेपी को कोई लीडर नहीं था। बीजेपी का लीडर लास्ट जब थे प्रमोद महाजन थे, प्रमोद महाजन के बाद गोपीनाथ मुंडे थे, बट उनके बाद कोई लीडर नहीं था। गडकरी कभी भी महाराष्ट्र का लीडर करके देखा नहीं गया, गडकरी को कभी भी सेंटर के लीडर करके देखा गया है। तो द पॉइंट इज दैट अब जो है देवेंद्र फडणवीस एक लीडर करके उभर के आ रहे थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस हिला दिया सेंट्रल कमांड ने। ये आप नोटिस करें, देवेंद्र फडणवीस जो एक चीफ मिनिस्टर था और जो ये बोल के आकर मैं परत येईन, मतलब मैं वापस आऊंगा बोलने के बावजूद जब उनको मौका मिला तो देवेंद्र फडणवीस को उन्होंने डिमोट कर दिया, उन्होंने उनको डेप्यूटी सीएम बना दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि आज सबसे इंपॉर्टेंट बीजेपी को अपना लोकसभा है, बाकी असेंबली कोई सोच ही नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट उनको उनका लोकसभा है। लोकसभा के लिए उनको जो करना है वो करेंगे। और सर मेरा जो सोच है कि अभी अजित पवार का केस सब निपट के वो वापस एनसीपी में जाएंगे, वो मुझे नहीं लगता होगा। बिकॉज एक बार शरद पवार ने बहुत बार क्राई वुल्फ किया है सर, बहुत बार क्राई वुल्फ किया है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर जेन्युइनली वुल्फ आए ना तो भी शरद पवार को कोई बिलीव नहीं करेगा, ये फैक्ट है। तो उसमें इशू ये है कि अब जो है, अब आपको मैं एक ये बताता हूं। शरद पवार ने 18 एमएलए उनके पास रखे हैं और 18 एमएलए उनके पास रखे, मतलब 32 एमएलए उधर इनके पास दिए, दे हैव गॉन टू अजित पवार। 36 नहीं दिया है, 32 दिया है। ये स्ट्रेटेजिक है। 32 इसलिए दिया है क्योंकि वो उधर नहीं दे रहे। जब तक उनको जो कमिट किया है वो कमिटमेंट उन लोग फॉलो नहीं करेंगे। और बीजेपी ऐसा है कि बीजेपी जब तक उनको पूरा का पूरा जब नहीं आएगा, सर आपने एक नोटिस किया, जब पिछली बार जो 98 आवर्स का गवर्नमेंट बना था तभी प्राइम मिनिस्टर ने कांग्रेचुलेट किया था, होम मिनिस्टर ने कांग्रेचुलेट किया था। यहाँ एक कांग्रेचुलेशन ट्वीट तक नहीं आया इस बार ये गवर्नमेंट का। तो सब लोग अपना अपना एकदम छाती में, मतलब बोलते हैं ना, दे प्लेइंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर हार्ट। सब लोग अपने छाती में लग के कार्ड्स खेल रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। सो आज ऐसा है कि एवरीथिंग आप ये दो फिर मैं ये लेता हूं, फिर ये आप दो ये मैं लेता हूं। ये गेम है एंड दैट्स हाउ इट्स प्लेड एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी प्लेड। दैट्स व्हाट आई वुड से सर। मैं सुजीत नाहर साहब, दो चीजें आपसे, दो सवाल हैं और जो इस समय इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि अजीत
पवार साहब भी बहुत हार्ड बार्गेनर हैं, वो शिंदे नहीं है। और ये नहीं कि जो दे दिया जाएगा वो ले लेंगे। पोर्टफोलियो को लेके भी बहुत खींचतान है, जैसा कहा जा रहा है। ये जो एनसीपी के 9 मंत्री हैं उनको अभी पोर्टफोलियो नहीं मिला है, और शायद ऐसा कहा जा रहा है कि अजीत पवार साहब कुछ की पोर्टफोलियो के लिए मतलब बार्गेनिंग कर रहे हैं। एक तो यह है कि ये पोर्टफोलियो मसला भी क्या थोड़ा बहुत दिक्कत करेगा, और दूसरा शिवसेना के विधायक ये कह रहे हैं शिंदे ग्रुप के कि संडे तक एक और एक्सपेंशन होना है। तो इन दोनों बातों पे आपका एक रिएक्शन। सर, पहली बात तो मैं जो मुझे समझा वो मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं मेरी ओपिनियन दूंगा। कल मैं जब पृथ्वीराज चव्हाण से बात कर रहा था, मैंने और 4-5 बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर से बात किया, क्योंकि आई कुडंट गेट थ्रू टू एनसीपी लीडर्स। पृथ्वीराज चव्हाण का कहना यह था कि जब वो महाविकास अघाड़ी में थे तभी भी उनको मालूम था कि अजित पवार जो है वो डिस्कशन में है, और ये अजित पवार सेंटर से मतलब मोदी और अमित शाह से डिस्कस कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि अजित पवार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगले 6 महीने में। अब ये पॉसिबल है। पॉसिबल किसके लिए? क्योंकि 10 तारीख तक इनको शिंदे और उनके 16 एमएलए पे डिसीजन लेना है। और कहा जाता है, कहा क्या जाता है, अगर उन लोग ने रूल ऑफ द लैंड अगर उन लोग ने फॉलो किया तो ये 16 जन को शिंदे सहित 16 जन को डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली दैट कीप्स द चेयर एम्प्टी। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का यह कहना है कि सब नेताओं को, एक्चुअली मैंने 3-4 जन से बात किया, एक जन को मैं ऑन द रिकॉर्ड बोला है तो मैं आपको उनका नाम बता रहा हूं। तो उनका कहना है कि ये डील बहुत पहले फिक्स हुआ था और ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और जो क्रीम पोर्टफोलियोज है वो डिवाइड हो जाएगा बेसिकली बीजेपी और इनके हिसाब से बीजेपी और एनसीपी। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेरा मानना यह है कि 99% चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को बना देंगे। क्यों? क्योंकि 2024 में मुझे नहीं लगता कि मोदी जी और अमित शाह जी ये चाहेंगे कि अजित पवार चीफ मिनिस्टर के कुर्सी में बैठे, वो भी महाराष्ट्र के। वो मुझे नहीं लगता है वो चाहेंगे। तो मेरे हिसाब से ये डील ऐसा होगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, देखिए सर, अजित पवार आपने बहुत सही कहा था आपके गेस्ट ने, अजित पवार इज नॉट अ पर्सन हु विल गो मीट पीपल, ग्रीट पीपल। जैसे चौधरी साहब ने बताया था कि वो सोशल स्किल्स वगैरह उनके कुछ खास अच्छे नहीं है, उनका कोई लोकल नेटवर्क कुछ खास अच्छा नहीं है। वो काफी रूड है, वो काफी ब्लंट है, और वो काफी हेडस्ट्रॉन्ग है। वो तो उनका सोशल स्किल्स वगैरह अच्छे नहीं है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि इट इज नॉट जस्ट दैट ही बार्गेन्स हार्ड, प्रॉब्लम ये है कि ही इज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद। ही इज नॉट एन इजी कोलीग, ही इज अ वेरी डिफिकल्ट कोलीग। सो द पॉइंट इज, ये जो एकनाथ शिंदे के साथ जो काम कर रहे थे, या इवन शिवसेना के लोगों के साथ जब काम कर रहे थे, वो अलग है। लेकिन अब जो बीजेपी जो जिसके साथ काम कर रही है, वो एक अलग व्हाट डू यू से, एक अलग सेट ऑफ पीपल है, अलग सेट ऑफ थॉट प्रोसेसेस है, अलग सेट ऑफ उनका इशू है। ये आपका दूसरा आंसर। तीसरा पॉइंट ये है कि सर, ये जो प्रॉब्लम है, ये सब आपके जो अपने जो सब गेस्ट जो बोले सब सही है, एवरीबडी इज राइट। इट्स बॉम्बेज इशू, इट इज लोकसभा इलेक्शन इशू, इट इज इकोनॉमिक, लाइक हिमांशु जी सेड, इकोनॉमिक इशू सब है। बट सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू ये है कि एकनाथ शिंदे ने एक फुल पेज एड निकाला था, जहां पर उन्होंने ये एड में कहा कि मैं देवेंद्र फडणवीस से अच्छा चीफ मिनिस्टर हूं। सो क्या हुआ कि ये जो नेचुरल अच्छा प्रोग्रेशन, मतलब ये जो आपस में सब मिलजुल के जो होने वाला था, वो सब गया। एवरीथिंग वेंट हेयरवेयर। ऑल ऑफ अ सडन एकनाथ शिंदे गैंग गॉट पराया, दे बिकेम पराया, बिकॉज ये जो एड है, और एड काफी चर्चे में रहा, क्योंकि खुद का एक अपना चीफ मिनिस्टर ये बोलता है कि मेरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ज्यादा पॉपुलर मैं हूं। सो ये जो है, दैट स्पॉइल्ड द एंटायर ब्रॉथ फॉर एकनाथ शिंदे। तो अब जो है, इट इज वेरी क्लियर, इट इज देयर इज अ लॉट ऑफ नेगोशिएशंस दैट्स गोइंग टू हैपन। एंड ऑफ कोर्स, लाइक यू राइटली सेड, Ajit Pawar is a very hard negotiator. It is not Sharad Pawar, it is not Shiv Sena that they are dealing with, for sure.